अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इतवार का दिन है और 22 तारीख है आज फरवरी की। मुज़म्मिल साहब को हमने उठा लिया है फाइनली, और मुज़म्मिल साहब आ गए हैं। तो मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है, बड़ा अल्लाह आप का भी बैरूनी दौरे करके आए हैं, आलमी दौरे पे गए हुए थे आप भी, कई ममालिक का सफ़र करके आए हैं। हैं और हाँ, आला तफ़रीही दौरे पर आप गए हुए थे। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में आपको मौका ढूँढना चाहिए अपनी औलाद के साथ, हुँ, और सारी दुनिया एक तरफ और आपका फैमिली एक तरफ। यानी यस, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आदमी की, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। आई आई एग्री, आई एग्री। हुँ, तो मुज़म्मिल साहब, हम तो कल रात को वेट कर रहे थे कि अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे, पाकिस्तान ने कर दिया अफ़गानिस्तान पे। ये क्या अंदर डेवलपमेंट हो गई? मेरे ख़्याल है टू मच हो गया था और अफ़गानीज़ जो थे ना वो असेस नहीं कर पाए कि डिप्लोमेसी की भी एक लिमिट होती है, सफारतकारी की, दोस्ती की भी एक हद होती है। वो उनका ख़्याल था कि कतर ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, चीन ने, सब ने मिलकर पाकिस्तान को रोक लिया है। और अब पाकिस्तान हम पर हमला नहीं कर सकता और वो इंडियंस भी उनके साथ बड़े कॉन्फिडेंट थे। आपको पता ही है अफ़गान डिप्लोमेसी में इंडियंस ने भी बड़ा रोल अदा किया है। अफ़गान डिप्लोमेसी को मदद करने के लिए हर तरफ जो हमें नज़र आ रहा था उनका डिप्लोमैटिक उसमें इंडियन लॉबिंग भी साथ मौजूद थी कि इंडियंस भी मदद कर रहे थे अफ़गानी। और उनका ख़्याल था कि पाकिस्तान अब सफ़ारतकारी के इतने नरगे में है कि अब हम पर हमला नहीं करेगा। हुँ, मेरे ख्याल से द कैलकुलेशन हैज़ प्रूव्ड टू बी रॉन्ग और मिसअसेस कर गया है। अफ़गानिस्तान भी आसिम मुनीर को जैसे इंडिया ने 7-8 मई को किया, 10 मई को किया, वैसे ही अफ़गानियों ने भी आसिम मुनीर को मेरे ख्याल है मिसअसेस किया है कि हुँ, वो नहीं समझ पाए कि वो एक हद के बाद आसिम मुनीर साहब किसी डिप्लोमैटिक प्रेशर को नहीं लेते हैं। चाहे हुँ, वो इन रिगार्ड टू इंडिया हो, चाहे वो इन रिगार्ड टू अफ़गानिस्तान हो। पाकिस्तान ने रात वन ऑफ द वो कहते हैं हार्डेस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं हुँ। और हेवी कैजुअलिटी है इस वक़्त अफ़गानिस्तान में और चीखें आ रही हैं वहाँ से और वहाँ लाइफ लॉस लेकिन वो भी तो है अब और अफ़गान भी कह रहे हैं कि 70 मारे गए हैं, अपना जी, जी, जानलेवा अब अफ़गान अफ़गान मान रहे हैं 70 मारे गए हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। ये हुँ, तो अफ़गान कह रहे हैं ना कि 70 कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक और मज़ीद की वो कह रहे हैं कि और है हुँ, और वो मान रहे हैं कि उसमें टीटीपी के लोग भी मारे गए हैं और हुँ, खुरासान के तो दे वर वेरी गुड टारगेटेड हुँ, स्ट्राइक्स और पाकिस्तान ने ठीक किया। लेकिन ये एक स्ट्राइक्स ने ना एक अफ़गान्स का वो जो एक कॉन्फिडेंट था ना कि अब हम पर हमला नहीं हो सकता, वो तोड़ दिया है। हुँ। अब वो हर रात को ये सोचकर सोएँगे कि हाँ, हमला हो सकता है। ठीक है ना? तो मेरा तो मैंने ख्याल तो है कि पाकिस्तान को एक्टिवली वहाँ रेज़ीम चेंज के लिए काम करना चाहिए। ये जो घुसपैठी है तालिबान, ये अफ़गान के ऊपर भी बैठे हुए हैं। नहीं, नहीं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि हम जब अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए मज़ीद स्ट्राइक्स करेंगे, हुँ, हमें अपनी स्ट्राइक्स अब जारी रखना चाहिए। ये कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है। आई ये एग्री विद ये दैट। कंटीन्यूअस करना चाहिए। उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है वहाँ पे रेजीम चेंज या बाय प्रोडक्ट हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने अहदाफ हासिल हो जाएँ और वो हम हमारे आगे सरेंडर कर दें। ये हुँ, दोनों बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें अब एक्टिवली अपना जो गोल है कि हमने टेररिस्ट खत्म करने हैं, उस पर हुँ, तवज्जो देनी चाहिए। रेजीम चेंज की गेम में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अपना गोल अचीव करना है। उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि जी वो सरेंडर कर देती है अफ़गान रेजीम हमारे आगे, हमारी हुँ। बातों के आगे या रेजीम चेंज हो जाता है। दोनों बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक तो नहीं दोनों हो सकते हैं। एक अर्ली हो सकता है, एक लेट हो सकता है। ठीक है, और कल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीकेंड पे कि अमेरिका शायद ईरान पे हमला कर दे, लेकिन नहीं हुआ कल। क्या नहीं, नहीं, वो डेवलपमेंट? अब उनका मंडे को पहुँचना है वो जो उनका वो है ना जो बैरी बेड़ा जो चला हुआ था, वो हुँ, परसों मोरक्को था, उसने भी पहुँचना है, पहुँचने के बाद वो 2-3 दिन और वहाँ पे स्टेशन होने पे लेगा, चीज़ें होंगी। वो अपना हुँ, तीसरा बैरी बेड़ा वहाँ पहुँचा रहे हैं, वो पहुँचकर स्टेशन होकर अपनी पोज़ीशन सँभालेगा, उसके बाद ये अटैक होगा ना। उन्होंने तीसरी बैरी बेड़ा क्यों मूव किया? अगर उसकी ज़रूरत ना होती तो मूव क्यों करते वो? तो वो पहुँच जाएगा तो उसके बाद ही आगे बात होगी ना।
2 दिन पहले मोरक्को था, मोरक्को से 3 दिन का सफ़र था, पहुँचेगा, स्टेशन होगा, एक अपनी चीज़ें सेटअप करेगा, 2-3 दिन उसमें लगेंगे। तो अभी सब कह रहे हैं 7-8 दिन की बात है। खुद ट्रम्प ने भी 10 दिन का कहा परसों, क्योंकि उसकी चीज़ें पहुँच रही थी। लेकिन चुड़ैल मुझे बता रही है कि आप बड़े राब्तों में, और सुनकुन आपके पास अंदर की खबरें हैं कोई? अगर आप स्टडी करें ना ईरानियन एंड इज़राइली मीडिया और तो उससे आपको ओपन सोर्स से चीज़ें मिल जाती हैं। मसलन अब इज़राइल क्या चाहता है? आप हुँ, ये समझें कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं, उसमें इज़राइल क्या चाहता है? इज़राइल ये चाहता है कि या ईरान की ये कैपेसिटी कि वो हम पर हमला करे ख़त्म होनी चाहिए, या हमारी ईरान से सुलह होनी चाहिए। हुँ। 2 ही बातें हैं ना। अगर नहीं, अगर मिसाइल जो सुलह का मतलब है कि वो यूएई की तरह कोई अब्राहमिक अकॉर्ड मान ले। इब्राहिम अकॉर्ड कर ले, साइरस अकॉर्ड कर ले, टू स्टेट सॉल्यूशन को मान ले कि 2 रियासतें होंगी, एक फ़लस्तीन होगा, एक इसराइल होगी, टू स्टेट सॉल्यूशन को मान ले। जो उसकी प्रॉक्सीज़ इसराइल के साथ लड़ रही हैं, उनको डिसआर्म करने का फ़तवा दे दें ख़ामनाई, लड़ाई ख़त्म कर दें इसराइल के साथ, तो मेरा मतलब है पीस हो जाए, इसराइल के साथ सीज़फायर हो जाए। हमास को, हिज़्बुल्लाह को और हूसियों को कहें कि जी आप हमारा टारगेट नहीं है इसराइल, और उसका फ़तवा दे दें और फिर एक पीस ट्रूस हो जाए इसराइल के साथ। बोर्ड ऑफ पीस में आ जाए ईरान बड़े आराम से और बैठ जाए बोर्ड ऑफ पीस में आकर गजा की उसके लिए। तो इन चीजों पर बात हो रही है। जो अपनी ऑयल की उसकी इनकम है उसका 5% गजा के लिए वो मुख्तस कर दे कि जी फॉर दी अपब्रिंगिंग ऑफ हो, उसके एवज एक इसराइल से साइरस अकॉर्ड हो जाए, 5% ऑफ द इनकम पर गजा हो जाए, या वो अमेरिका के लिए हो जाए। इस तरह की प्रपोजल्स हैं जो स्टीव वुडकॉफ ने ईरानियंस के सामने रखी हैं। उसमें ये एनरिच्ड तो ना यूरेनियम मानने जो वाली प्रपोज़ल्स हैं। नहीं तो मेरा मतलब वो कहंदे ने लड़ाई दे नाल ते कोई पीस नहीं होएगा तानु बिलाखिर अमेरिका और इसराइल नाल सुलह ही करनी है ना। हाँ, तो वो लेकिन ये कहती हैं हम तो टेबल पे सुलह करने बैठे हैं। तो वो कहती हाँ, हैं सुलह करने का रास्ता निकालें। हाँ, लड़ाई बरकरार रखते हुए तो कोई मुआहदा नहीं हो सकता ना। हुँ, मर्ग-मर्ग अमेरिका और मर्ग-मर्ग इसराइल के साथ ही इसराइल और अमेरिका के साथ तो कोई मुआहदा नहीं हो सकता। हुँ। ये दोनों नारे खत्म करके ही कोई पे दोनों से सुलह फिर होगी ना। इसका मतलब है हमला होना ही होना है। आप वो कहते हैं हमारे साथ सुलह कर लें, आप कहते हैं हमलाओ ने वो सुलह पेशकश तो सुलह की है उनकी कि सुलह कर लें। वो कहते हैं सारा मुस्लिम दुनिया बोर्ड ऑफ पीस में बैठी है, आप भी बोर्ड ऑफ पीस में आ जाएँ। वो कहते हैं सबने टू स्टेट सॉल्यूशन तो ओआईसी भी मानता है, आप भी टू स्टेट्स टू सॉल्यूशन मान लें। अच्छा, मेरी भी एक इत्तला है। फ्रेंच हाँ, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है जो मंज़र-ए-आम पे आई है, हाँ, और वो ये कहते हैं कि अभी तक जो डिले हुआ है, वो हुँ, बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की मिलिट्री की, जो दोनों साइडों पे ठंडा हुँ, रखने की कोशिश कर रही है, हुँ। दोनों। और वो काफ़ी एट्रिब्यूट कर रहे हैं कि अभी तक जो हमला नहीं हुआ उसमें पाकिस्तान का अमल दखल है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान चाहता है कि हमला ना हो। हुँ, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन को किसी मुश्तरका बात पे आना पड़ेगा ना। इस हाँ, बात पर तो हमला नहीं रुक सकता कि हम इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे, हूसियों से भी हिज़्बुल्लाह से भी, हमास से भी, और ईरान की सुलह हो जाए इसराइल से। ये तो नहीं हो सकता। हुँ, प्रॉक्सीज़ को डिसआर्म करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ पीस में आएँ, और जो अमेरिकन मौक़िफ़ है, इज़राइली मौक़िफ़ है, आप इसराइल को तस्लीम कर लें। जो अमेरिकन इज़राइली मौक़िफ़ है, साथ हुँ, बैठने को तैयार हो जाएँ। तो हुँ। वो कहते हैं, और जो यूरेनियम है, वो किसी थर्ड कंट्री को जाने की बात हो रही है। ईरानियंस वो रशिया को देना चाहते हैं, अमेरिका रशिया को नहीं दिलाना चाहता। आपने कल वो स्टेटमेंट सुनी है जो इज़राइल में अमेरिकन बिल्कुल, सफ़ीर ने सुनिए, दी है? दी जिसके खिलाफ 14 इस्लामी ममालिक ने मिलकर प्रेस रिलीज़ जारी किया। मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी। एक लोकल एम्बेसडर का बयान था, उसको लेकिन एक इतना सीरियस माइंडसेट तो नज़र आ गया ना। वो सर माइंडसेट तो हमारा भी ये है कि दिल्ली के लाल किले पे हमारा परचम लहराएगा। माइंडसेट तो हमारा भी यही है कि कश्मीर सारा हमारा होगा। लेकिन मेरा मतलब है कि मेरा ख़्याल है कि ही वाज़ नोबॉडी, एक लोकल एम्बेसडर था, उसके उसका इतना बड़ा रद्द-ए-अमल उस पर देने की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आई। हुँ, मेरा ख़्याल है ये ऐसे ही है जैसे जो इंडिया में इज़राइली एम्बेसडर है, हुँ, उसने बयान दे दिया था कि हम पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ग़ज़ा में कबूल नहीं करेंगे, हुँ, पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में नहीं कबूल करेंगे। तो ओदी हुँ, किसी ने सुनी है? हुँ, आप मेरी बात समझें।
तो टेक्निकल बात है, ये लोकल एम्बेसडर्स आपको पता ही है ये किस लेवल के फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं। ग्रेड 19 20 ਦੇ अफसर ਹੁੰਦੇ अच्छा ਨੇ एक भी ये माने या ना माने, ईरान का सबसे बड़ा क्लाइंट जो है चाइना है यस। और रशिया और चाइना का रीजन है ये। क्या वो हुँ। इतनी खुल्लम-खुल्ला ईरान के ऊपर वॉकओवर होने देंगे अमेरिका का और इसराइल का? देखिए रशिया का मसला है यूक्रेन, उसने कोई यूक्रेन के मज़ीद इलाके जो हैं वो कब्ज़ा किए हैं पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा होगा। हुँ, और आपने ज़ेलेंस्की का बयान भी देखा होगा जिसमें वो कह रहा है कि अमेरिकन्स मुझ पर रशियन शराइत मानने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हुँ, चाइना जो है एक तो ट्रेड डील है, दूसरा ताइवान है। वो हुँ, अमेरिका से कुछ ताइवान पे डील करना चाह रहा है कि जी ताइवान का मसला वो अपनी मर्ज़ी से हल कर ले। इन हुँ, दोनों के एवज़ जैसे वेनेज़ुएला की कुर्बानी हुई है, मुझे ईरानियन कुर्बानी भी नज़र आ रही है। अब हुँ, देखिए ना चाइना का मसला है सस्ता तेल, हुँ, ठीक है ना? अगर उसको सस्ता तेल वेनेज़ुएला से अमेरिकन्स कॉम्पेंसेट कर देते हैं और वो वेनेज़ुएलन जो तेल की उसकी सप्लाई है वो जारी रहती है उन्हीं रेट्स पर जिन पर चाइना पहले ले रहा था, तो फिर क्या होगा? हुँ, हुँ, आप समझे ना, कौन किसी के लिए लड़ता है? आप मेरी बात सुनिए, ये माना गया है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफ़र की है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की और हुँ, दर्जनों जहाज़ जो हैं, वो कैरियर्स जो हैं, वो चाइना से गए हैं वहाँ पर ईरान और उनमें क्या टेक्नोलॉजी थी, दुनिया जानना चाहती है और वही एक ब्लफ कार्ड है इस वक़्त ईरान के पास कि चाइना ने क्या दे दिया है ईरान को हुँ, और वो अभी तक बाहर नहीं आया। हुँ। तो इसलिए मेरा ख़्याल है हुँ, हुँ, तो इसका मतलब है हमला तो होना ही होना है। आज नहीं तो यस, कल नहीं तो परसों। हुँ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हमला तो हुँ, हम हुँ, लेकिन लगता है ज़रा 1 मिनट के लिए लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं। हुँ, हमला ब पंजाब हुकूमत जो है ये जब इसके ऊपर कोई हमलावर नहीं हो रहा था, खुद ही अपने ऊपर हमला कर लेती है। अब ये जो 12-13 अरब का जो जहाज़ खरीदा है गल्फ स्ट्रीम 550 हुँ। तो तुक बनता था। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए जहाज़ तो हर वज़ीर आला के पास है। सिंध के भी, बलूचिस्तान हिस्ट्री है। के भी। जहाज़ होना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत का जहाज़ होना चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि आपने जब सरकारी पैसे से जहाज़ लेना है, जैसे ये कहते हैं कि सरकार की जब आप पब्लिक मनी से गाड़ी खरीदें, तो ज़रूरत की गाड़ी खरीदें। आपको रोल्स रॉयस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेरारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हुँ, अपनी पब्लिक मनी से वो चीज़ लें जो बहुत ही ज़रूरी और नागज़ीर हो क्योंकि वो अमानत का पैसा है, कौम का पैसा है। हुँ, इसीलिए अगर आप कोई वज़ीर आला अपने लिए रोल्स रॉयस या फेरारी ले ले, तो हम उस पर इतराज़ करेंगे कि यार तुम्हें रोल्स रॉयस की क्या ज़रूरत है? हुँ, तुमको मुनासिब गाड़ी करो तो वो बात सबको समझ आ जाएगी। लेकिन हुँ, सेम इज़ द केस विद जहाज़ कि आपको ज़रूरत का जहाज़ लेना चाहिए, आपने पंजाब के अंदर ट्रैवल करना है। आप मेरी हुँ, बात सुनिए, इस्लामाबाद जाना है, चलो जी पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना है। हुँ। तो आपको ज़रूरत का जहाज़ लेना चाहिए, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल या इतना गल्फ लग्ज़रियस जहाज़ नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात से आप एग्री करता हूँ। किस आपने मियाँ दाऊद की ट्वीट देखी है? मियाँ दाऊद साहब का क्लेम है कि जी एयर पंजाब तैयारे के 11 अरब तो कुछ भी नहीं है। हुँ, जिस दिन ये स्कैंडल खुला कि पंजाब हुकूमत बनते ही कौन-कौन सी फ़र्क गोगियाँ और गोगों के रिश्तेदारों की नई एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ बनी, कौन-कौन सी एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ बंद पड़ी हैं, फिर किस-किस मंसूबे के अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को इन एडवर्टाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए अरबों रुपए के 2 बरस में इश्तिहारात दिए गए, तो उस दिन आपके तोते उड़ जाएँगे। चलिए जी इसका भी ऑडिट हो जाना चाहिए। कौन इससे के ऑडिट से मेरा मतलब है कि मेरे ख़्याल में डीजीपीआर में आपको एजेंसी जो मुझे पता है एनालिस्ट कराने के लिए वो एपीएनएस और पीबीए की एक्रेडिटेड होनी चाहिए। पहली बात, आप आज ही एजेंसी बनाकर उसको डीजीपीआर में एनालिस्ट नहीं करा सकते। उसको पहले एनालिस्ट होना होगा पीबीए और ये भी उसमें तो हो सकता है ना मुज़म्मिल के अच्छा हुँ, मेरी एजेंसी चल रही है और वो कई साल से चल रही है लेकिन एवं ही है और अब आपने मेरे से टेक ओवर कर ली और एनालिस्ट हो गई वो वहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, बिज़नेस बिज़नेस प्रोफाइल लिया जाता है, कि कितना बिज़नेस किया है, ये है, लेकिन फिर भी इसका ऑडिट होने में क्या हर्ज है? और फिर हुँ, मेरा ये भी एक ख़्याल है कि सरकार को जो एजेंसी पीबीए और एपीएनएस एनालिस्ट कर लेती हैं,
उसको सरकार का बिज़नेस करने का राइट होना चाहिए। सरकार ने ये पसंद-नापसंद क्यों रखी हुई है कि मैं इस एजेंसी को एनलिस्ट करूँगी, इसको नहीं करूँगी। इसका बेसिक रेगुलेटर तो पीबीए और एपीएनएस है, जो एनलिस्ट करता है एजेंसीज़ को। सरकार तो रेगुलेटर नहीं है। सरकार क्यों किसी को ब्लैकलिस्ट करे और क्यों किसी को एनलिस्ट करे? मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पे रजिस्टर्ड है और हुँ, उसके पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहार जारी करने के लिए पीएनएस और पीबीए की एनलिस्टमेंट और गारंटीज मौजूद हैं, क्रेडिट लेटर मौजूद है, उसको कम्पीट करने का राइट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हुँ। वो उसको कम्पीट करने का राइट होना चाहिए। वो अपनी कैंपेन अपने कॉम्पिटिशन से जीते, लिहाज़ा इसमें जो नहीं, सरकार ने ये रखा हुआ है ना, मैं एनलिस्ट करूँगी, हुँ। वो उसके भी को भी मैं कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। ये जो ना राइट मेरा है कि तेरा है, ये हुँ। डोनाल्ड ट्रम्प को भी लेकर बैठ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं मान रहा, समझ रहा है मेरा राइट है। मज़ीद टैरिफ लगा दिए उसने पकड़ के। हाँ, 15% लगा दिए जी। अब ये तो देखें डोनाल्ड ट्रम्प का मुस्तकबिल जो है ना, वो तय करेंगे मिड टर्म इंतखाबात। मिड एक टर्म तो रिपब्लिकन हार रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक़्त जो रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प के पीछे लगी हुई है, वो उसके पॉपुलर वोट बैंक की वज़ह से लगी हुई है, जो उसने हुँ, पिछला इलेक्शन जीता है और पॉपुलर वोट बैंक पे जीता है और उ उसने उसने डेमोक्रेट्स से छीना है वो इलेक्शन। तो हुँ, डेमोक्रेट्स को उसने मुँह की मारी है उस इलेक्शन में कि वो पहले बाइडेन को आउट किया, फिर कमला उसने 2 लोगों को शिकस्त दी है उस इलेक्शन में। बाइडेन को भी शिकस्त दी है और कमला हैरिस को भी शिकस्त दी है और बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि उसने ओबामा को शिकस्त दी है। हुँ, कि सारा गेम प्लानर तो ओबामा था पीछे बैठ के और असल में तो ओबामा के पॉपुलर वोट बैंक को शिकस्त हुई है। हुँ, तो अब ये देखना पड़ेगा अगर वो मिड टर्म हारता है तो मेरे नज़दीक में उस रिपब्लिकन पार्टी उसके नीचे से निकल जाएगी। जो मैं हुँ, समझता हूँ कि जो उसकी ग्रिप ऑन द रिपब्लिकन पार्टी है वो मिड टर्म इंतखाबात के बाद निकल जाएगी और उसको अब बजट पास कराना सेनेट, कांग्रेस उसके हाथ में नहीं रहेगी। जो लोगों का ख़्याल है कि हम ट्रम्प के नाम पर जीत जाएँगे, वो लोगों की राय होगी कि नहीं ट्रम्प साथ होगा तो हार जाएँगे। एंटी ट्रम्प विनिंग वोट है रिपब्लिकन में। फिर तो मुझे लगता है कि एक नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ जाएगा, जो ना जेडी वैंस होगा, ना मार्को रूबियो होगा और कोई रिपब्लिकन से नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी कैंपेन शुरू कर देगा मिड टर्म के बाद, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे रिपब्लिकन का टिकट हासिल होना चाहिए। हुँ, हुँ। अब बात ये है कि और अगर आपने वो मिड टर्म जीत गया, हुँ, तो फिर वो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ लेगा। वो कहता है मेरी सेकंड टर्म है। यार ये क्या बात है कहने की, अपना बात है तो सेकंड टाइम तो बना हुआ है और नहीं, नहीं वो कानून कहता है कहता है वो कि मुसलसल वाली बात है। वो कहता है वो मुसलसल वाली बात है, मैं मुसलसल तो नहीं बनाना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी। हुँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी। तो अब आपको पता है ना कि जो डेवलपमेंट हो रही है, 100 साल में पहली बारी बर्तानिया जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ गया चाइना के साथ जाके वो ट्रेड करने पे बज़िद है। और अब कनाडा ने अमेरिकन फ्लाइट्स को बंद कर दिया है कनाडा के ऊपर जाने से और बिलियंस का धचका पड़ना शुरू हो गया अमेरिका को। टोयोटा और वॉक्सवैगन ने अपने प्लांट्स जो हैं वो अमेरिका की जगह कनाडा में लगाने का ऐलान कर दिया है। तो सडनली जो एंटी ट्रम्प एक्टिविटी है, वो एकदम से मटेरियलाइज़ हो रही है। नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्रम्प दीवार से लगा रहा था कनाडा को भी और इंग्लैंड को भी। हुँ, दोनों ने ट्रम्प के साथ सुलह करने की, ट्रम्प के साथ काम करने की भरपूर कोशिश की है साल डेढ़। टेक्निकली ट्रम्प ने उनको कोई रास्ता नहीं दिया, मिडवे नहीं दिया। आप हुँ, समझिए जब उनको मिडवे नहीं दिया तो उन्होंने अपना मुल्क तो चलाना है। हुँ, क्या करें? बंद कर दें कनाडा को। हुँ, अब कनाडा अगर अमेरिका कनाडा के साथ टैरिफ्स लगाएगा तो कनाडा ने कोई ट्रेड तो करनी है। हुँ, इंग्लैंड के साथ टैरिफ्स लगाएगा तो इंग्लैंड ने कोई ट्रेड करनी है और आपको तो पता है इंग्लैंड कितने स्लंप में है इस वक़्त। हुँ, इंग्लैंड का जो रिसेशन है वो तो इस वक़्त ऐसा लग रहा है इंग्लैंड सोमालिया है, हुँ, सूडान है। आप बताएँ इंग्लैंड के माशी हालात इस वक़्त क्या हैं? हुँ। आप बताएँ मुझे अगर मैं कहूँ कि मुबशर लुकमान आप इंग्लैंड के माशी हालात एक्सप्लेन करें तो क्या है? मैं आपको ये हल्फ़न कह सकता हूँ कि ना सिर्फ़ माशी बल्कि इस वक़्त हर लिहाज़ से लाहौर बहुत बेहतर है उससे। फिर आप मेरी बात समझे ना। तो टेक्निकल बात ये है कि ये दोनों मुल्कों अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी मिड टर्म में फैसला होगा
कि जो अमेरिका के नेचुरल एलाइज़ हैं, जिनमें यूरोप है, जिनमें कनाडा है, जिनमें इंग्लैंड है, ट्रम्प ने उनको दूर करके अमेरिका के हक में बात की है या खिलाफ बात की है, ये फैसला तो अब मिड टर्म में होगा, अब इससे तो पहले तो भाई नहीं। अपना कनाडा के स्टांस के बाद नेटो तो इफेक्टिवली बढ़ गया। हुँ। नेटो अब तबाह हो गया। नहीं, वो जो कनाडा में जहाँ तेल निकलता है, क्या है वो अल्बर्टा है, क्या है वो जगह जहाँ से तेल अल्बर्टा। ने हुँ, अब आप देखिए ना वहाँ पर सीआईए ने एक कैंपेन शुरू कराई है कि हम अलहदा होना चाहते हैं हुँ, कनाडा से। हुँ, क्योंकि वो तेल चाइना को बेचने की कनाडा बात कर रहा है ना। वो हुँ, तेल च तो अब वहाँ पर एक साइनिंग कैंपेन है कि जी हमें अलहदा हों तो कितने परसेंट साइन हो जाएँ तो हमारा रेफरेंडम होगा कि हुँ, अलहदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब आप कनाडा को तोड़ने की भी साजिश कर रहे हों, वहाँ से ऑयल वाला इलाका अलहदा करने की कोशिश कर रहे हों, तो फिर मेरा मतलब है उस मुल्क ने भी कुछ करना ही है ना, मेरा मतलब है आप समझे क्या करे? चुप करके बैठा रहे। ये तो ऐसे ही है जैसे आप रोज़ हम पर सुसाइड हमला कर रहे थे, तो आखिर हमने सारी दुनिया का प्रेशर एक तरफ हमारी सर्वाइवल एक तरफ हमने फिर जवाब में आप पर बम मारने ही थे ना। चलें मुबारक हो। अब वो तो पता नहीं सीआईए है उसके पीछे कि नहीं, लेकिन हमारे लोकल पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के बाद अब हॉकी के पीछे भी मोहसिन नकवी हैं। तो मुबारक हो आपको। यार वो तो मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि वो उन्होंने वैसे ट्वीट किया है कि मैं पीएचएफ का सदर नहीं बन रहा। तो वो किस उन्होंने आप कैपेसिटी में उन्होंने हर प्लेयर को 10-10 लाख रुपया दिया है, क्योंकि आप आईसीसी से फंड लेते हैं क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, नॉट हॉकी। और ये पाकिस्तान की रुकनियत कैंसल करवा सकती है ये हरकत आपकी। नहीं, नहीं, आपके पास अपने फंड भी तो है ना, पीएसएल से आप जनरेट करते हैं, आप लोकल क्रिकेट से जनरेट करते हैं, आप वो लोकल उनको जहाँ राइट पे किसने अब्रॉड दिया था? किस कैपेसिटी वो में दे रहे थे वो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जनरल मुशर्रफ के दौर में ना जब वो होते थे तौकीर ज़िया पीसीबी के सदर और हुँ, जनरल अज़ीज़ होते थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, हुँ। तब भी पीसीबी ने कोई 10 करोड़ रुपया पीएचएफ को दिया था अपने तो फंड में यार से। आप लोग तो जनरल मुशर्रफ के हर काम को इल्लीगल कहते हैं ना, हाँ, तो अब क्यों उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि जर्नैलों के आशीर्वाद में ये काम हमेशा होता रहा है, आज भी हो रहा है। नहीं, बात ठीक है। तो इसका मतलब है मोहसिन नकवी को जो बैकिंग है, उसके बाद हमें उसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। यही आप कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा मतलब है कि हॉकी के प्लेयर्स फिर जमहूरियत का अलाप ना अलापें। फिर ये ना कहें कि ये जमहूरियत है। नहीं तो अब ये तो कोई बात नहीं है, पीसीबी हॉकी में इन्वेस्ट कर सकता है, हॉकी लीग करा सकता है, उसके पैसे कमा सकता है। नहीं करेगा तो क्रिकेट में पीसीबी अपने पैसे कितनी जगह इन्वेस्ट करता है, अगर हॉकी क्रिकेट में में कर ले भुट्टो तो के ऊपर लगाए, उन लोगों पे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बेचा, उन हुँ। लोगों के ऊपर जिनके ऊपर पूरी दुनिया मुत्तफ़िक है कि ये 2 नंबर है। पर अब और तो या तो मोइनुद्दीन वानी उसके सदर बन गए हैं ना, मोइनुद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बन गए हैं। अब तो हमें मोइनुद्दीन वानी से प हॉकी का सवाल करना चाहिए। मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो दिए गए हैं यार। यार के व प्लेयर्स को दिए गए हैं, मैं तो में हूँ, ठीक है, हमारे हॉकी के प्लेयर्स बहुत और डिप्राइव्ड यार हैं। आप गवर्नमेंट दे देती ना, तरीका होता है देने का, मैं ये कह रहा हूँ। चलें जी, पीसीबी भी हमारा ही है यार, ऐसी कोई बात नहीं। चले पीसीबी भी आपका ये है। मेरा मतलब है और वो अपने किसी फॉरेन कंसल्टेंट को करोड़ रुपया दे देते, उससे बेहतर था उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को करोड़ रुपया दे दिया यार, ऐसी कौन-सी बात है। चलें बड़ी अच्छी बात है। मुज़म्मिल साहब आज आप इतवार का दिन एन्जॉय करें और थैंक घर में, और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।